हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ का चैप्टर 9 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर की रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? एक तो इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और दूसरा दोस्तों इस चैप्टर का यूज है तो वो दूसरे चैप्टर्स में भी किया जाता है इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों और ईजी भी है। तो इस चैप्टर को अच्छे से आपको समझना है दोस्तों, और पूरी वीडियो को दोस्तों लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, हमने पिछला चैप्टर किया था 8, जो था दोस्तों, जो हमने चैप्टर पढ़ा था दोस्तों व्यंजक वाला। उसमें मैंने आपको चर के बारे में बताया था और रैखिक समीकरण क्या होती है उसके बारे में बताया था। एक बार और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होती है। एक घातीय बहुपद वाली समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में बहुपद के बारे में पढ़ा था, पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, और साथ ही दोस्तों पोलिनोमियल के टाइप्स भी पढ़े थे। हमने दोस्तों पढ़ा था कि लीनियर पोलिनोमियल होता है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है और दोस्तों क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हमने दोस्तों पढ़ा था लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। रैखिक दोस्तों उसको कहते हैं हम जिसमें जो हाईएस्ट जो पावर होती है, अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। जिसमें दोस्तों हाईएस्ट पावर है जो वो 2 होती है, वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। और दोस्तों जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है वो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। तो हमने दोस्तों रैखिक, द्विघात और त्रिघात पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। अब दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पे, एक घातीय बहुपद वाली समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था पोलिनोमियल और इक्वेशन, बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है। मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक होता है दोस्तों बहुपद और एक होती है समीकरण। तो इन दोनों में दोस्तों क्या डिफरेंस है, देखो दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x+3, ये दोस्तों हमारा क्या है, एक बहुपद है, एक पोलिनोमियल है। ये दोस्तों हमारा बहुपद है यानी पोलिनोमियल है। इसमें x और 3 दो टर्म्स आई हैं। लेकिन दोस्तों जब मैं लिखता हूँ x+3 = 5, तो दोस्तों जब हम किसी पोलिनोमियल में इसको इक्वल का साइन लगा देते हैं, इसको समता का चिन्ह भी बोलते हैं दोस्तों, तो बराबर का साइन लगा देते हैं, तब दोस्तों ये हमारी क्या बन जाती है, समीकरण बन जाती है। तो बहुपद में दोस्तों जब हम प्लस का इक्वल का साइन लगा देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, समीकरण बन जाती है। और दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया रैखिक कौन सी होगी, जिसकी घात क्या होगी, हाईएस्ट 1, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक यानी द्विघात कहेंगे। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रैखिक होगा दोस्तों 1 वाला, 2 वाला होगा दोस्तों द्विघात, और 3 वाला दोस्तों क्या होगा, हमारा त्रिघात होगा। क्या होगा, त्रिघात। अब मैं दोस्तों आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। और साथ में दोस्तों एक बात और आपको याद रखनी है, चर क्या होता है। चर और अचर दो पद मैंने आपको बताए थे, पद यानी टर्म्स। एक दोस्तों चर यानी कि वेरिएबल्स होते हैं दोस्तों, और अचर यानी कांस्टेंट होते हैं। ये दोनों दोस्तों आपको बताए थे कि वेरिएबल टर्म्स कौन सी होती है और कांस्टेंट टर्म्स कौन सी होती हैं। दोस्तों चर वो होते हैं जो वेरिएबल, वेरी का मतलब है जो बदलती रहती है, यानी कि जिनका जो मान है, जिनकी वैल्यू दोस्तों एक निश्चित नहीं होती, उनका वैल्यू है जो बदलती रहती है। जैसे हो गया दोस्तों x y z, इनको हम दोस्तों एज ए वेरिएबल यूज करते हैं। और अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म्स वो होती हैं जिनका दोस्तों वैल्यू है कांस्टेंट रहती है, यानी कि समान रहती है। जैसे दोस्तों 1 2 3 है, तो इनकी वैल्यू दोस्तों क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कहलाते हैं। जितने भी नंबर्स हैं हमारे वो सभी कांस्टेंट हैं। जैसे पाई है दोस्तों, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 यानी 22/7, ये 3.14 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये पाई की वैल्यू कांस्टेंट है दोस्तों, ये चेंज नहीं होगी। तो जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, कांस्टेंट यानी कि अचर पद कहते हैं। और जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है जैसे x y z, उनको दोस्तों हम चर यानी वेरिएबल कहते हैं। अब दोस्तों हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ना है दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर की रैखिक समीकरण, एक चर की रैखिक समीकरण हमको पढ़ना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले रैखिक की। तो देखो दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे समीकरण पहले पोलिनोमियल रखता हूँ। x+2 = 3। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों इसमें चर कितने आए हैं, एक चर आया हमारा, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो एक चर की दोस्तों क्या है, ये हाईएस्ट पावर 1 है, तो रैखिक समीकरण होगी, ये होगी दोस्तों एक चर की रैखिक समीकरण। लेकिन दोस्तों अगर मैं लिखता हूँ x+y = 6, तो इसमें दोस्तों कितने चर आए हैं, 2। तो ये 2 चर हो गए, और पावर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, कुछ नहीं होता तो एक ही होती है। तो दोस्तों हमारी 2 चर वाली रैखिक समीकरण होगी, क्योंकि इसमें चर तो 2 आए हैं लेकिन पावर 1 है तो रैखिक होगी, और चर 2 आए तो 2 चर की ये रैखिक समीकरण होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखता हूँ x² + x - 9, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे अगर बराबर 0 भी लगा देंगे तो समीकरण बन जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है, एक तो चर तो इसमें एक ही है, x आया है,
एक्स के अलावा बेशक दोस्तों एक्स यहाँ पे 2 बार आया है, लेकिन है तो सिंगल एक्स ही, एक ही चर है, वाई नहीं आया है। तो चर तो एक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो हमारी पावर है हाईएस्ट वो क्या है 2 है। एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, अधिकतम पावर कितनी है 2 है। तो एक चर वाली दोस्तों ये द्विघात समीकरण होगी, एक चर वाली द्विघात समीकरण। इसको सिंपली द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम बोल देते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी इसको बोल देते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं लिखूंगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू समथिंग, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। तो दोस्तों इसमें कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए, और हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे 2 है। तो ये दोस्तों हमारी, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि दो चर की यहाँ पे द्विघात समीकरण इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि चर क्या होते हैं, और जो रैखिक और द्विघात और त्रिघात किसको बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक चर की रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें चर भी एक हो, चाहे वो y अकेला हो, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, या z माइनस 3/2 इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो एक चर आना चाहिए, वो भी पावर 1 में। तो इसको हम एक चर की रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ रूल्स भी पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, जिस रैखिक समीकरण में अज्ञात चरों की संख्या एक होती है। अज्ञात चर यानी जो हमें ज्ञात नहीं है, जैसे x हो गया, y हो गया, तो इनकी संख्या कितनी है, एक होती है, उसे एक चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। अब यहाँ पे दोस्तों x 2 बार आया है, लेकिन चर एक ही है, x ही है, तो एक चर वाली रैखिक समीकरण है। यहाँ पे 2/3 y प्लस 7 इज इक्वल टू y/2, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे y एक ही चर आया है, तो ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि y की पावर 1 है। अब दोस्तों जो रैखिक समीकरण है इनको सोल्व करना होता है, तो इनको सोल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, वो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला नियम क्या है दोस्तों, एक चर राशि वाले एक घातीय समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष तथा दायां पक्ष। तो देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बहुपद और समीकरण में डिफरेंस बताया है, पोलिनोमियल और जो इक्वेशन उसमें डिफरेंस बताया है। दोस्तों पोलिनोमियल क्या है, x प्लस 3 था, लेकिन जब इक्वल का साइन आ गया तो समीकरण बन गई। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखना, x माइनस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो दोस्तों ये क्या है, हमारी समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू यानी इक्वल का साइन आ गया है, और एक चर भी है यहाँ पे x, और ये रैखिक भी है क्योंकि पावर 1 है, तो एक चर की रैखिक समीकरण है। अब इसमें दोस्तों दो पक्ष होते हैं, दो साइड होती है, एक तो बराबर के इस साइड और एक बराबर के इस साइड। तो इस साइड यानी राइट हैंड साइड है, तो इसको हम राइट हैंड साइड या फिर दायां पक्ष बोलते हैं, राइट हैंड साइड या फिर दायां पक्ष बोलते हैं, आपको याद रखना है। और ये दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड है, इसको बायां पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बायां पक्ष। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष बाएं साइड और दाईं तरफ दायां पक्ष, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको याद रखना है इसके दो पक्ष होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद दोस्तों आपको क्या रूल याद रखना है, देखो जब बाएं पक्ष की राशियां दाएं पक्ष में अथवा दाएं पक्ष की राशियां बाएं पक्ष में स्थानांतरित होती हैं, तो उनके चिन्ह प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाते हैं। देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको समझ में आ गया तो उसको चैप्टर समझ में आसानी से आ जाएगा। देखो दोस्तों इसने कहा है कि अगर कोई दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड कोई राशि है, कोई भी नंबर है, उसको अगर हम दोस्तों राइट हैंड साइड ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड, या अगर कोई राइट हैंड साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा, अगर वो प्लस की हुई दोस्तों तो दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और अगर माइनस की हुई तो दूसरी साइड जाके प्लस की हो जाएगी। अभी दोस्तों आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा था दोस्तों x माइनस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। दोस्तों अगर मैं इस 9 को, अब ये 9 नहीं है दोस्तों, -9 है, क्योंकि इसके आगे साइन भी देखना है, -9 है। अगर मैं इसको दोस्तों राइट साइड ले जाना चाहता हूँ इस साइड से, तो यहाँ पे तो x बचेगा, क्योंकि इसको तो मैं उस साइड ले जाना चाहता हूँ, तो x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो जब मैं दोस्तों इसको इस साइड लेकर आऊँगा तो ये माइनस है जो, तो वो प्लस हो जाएगा, यानी कि +9 हो जाएगी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब हम किसी भी प्लस वाली संख्या को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो माइनस हो जाती हैं, और माइनस वाली प्लस हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये तो मैंने 9 को मैं इस साइड ले गया, अब x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और 9 कितने होते हैं, 12 हो गए। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस 2x को मैं इस साइड ले जाऊँ, इस 2x को मैं इस साइड ले जाऊँ। अब ध्यान से देखो दोस्तों, x तो इसी साइड है, ये 2x दोस्तों प्लस का है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, आपको पता है चाहे 2 लिखो चाहे +2 लिखो एक ही बात है, लेकिन माइनस में साइन लगाना पड़ता है, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये 2x है, तो 2x यानी प्लस का है, अगर इस साइड ले जाऊंगा दोस्तों -2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2x, और इधर बचेगा 12। तो दोस्तों आपने देखा, जब ये -9 इस साइड ले गए तो प्लस का हो गया था, और जब ये +2x इस साइड ले गए तो माइनस का हो गया। तो आपको याद रखना है, प्लस वाली दूसरी साइड जाके माइनस और माइनस वाली प्लस हो जाती है। अब यहाँ पे इसको सोल्व भी कर लेते हैं, x माइनस 2x, x में से दोस्तों 2x माइनस करना है, तो -x इज इक्वल टू 12 आएगा,
और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये माइनस प्लस वाली तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अगर कोई राशि दोस्तों मल्टीप्लाई में हुई, यानी पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई में हुई कुछ ना कुछ पूरी के मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाके वो किस में हो जाएगी, डिवाइड में। और अगर पूरी इक्वेशन के कुछ डिवाइड में है तो वो दूसरी साइड जाके राइट हैंड साइड जाके पूरी इक्वेशन के लेफ्ट मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर माइनस में थी प्लस में होगी, प्लस में माइनस में, मल्टीप्लाई में हुई तो डिवाइड में हो जाएगी, और डिवाइड में हुई तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। एक्स की वैल्यू दोस्तों ये -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। ये भी आपको आगे समझ में आएगा। देखो पहले मैं आपको ये वाला रूल बता देता हूँ, इंटू वाला। दोस्तों अगर x/2 इज इक्वल टू 6 लिखा है, x/2 इज इक्वल टू 6 लिखा है, तो x/2 है, डिवाइड में है, तो जब मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा दोस्तों तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर मैं 2 को जो डिवाइड में है दूसरी साइड ले जाता हूँ तो दूसरी साइड स्थानांतरित करने से इसका जो डिवाइड वाला है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, गुना में हो जाता है, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 12। और ऐसे ही दोस्तों अगर यहाँ पे लिखा है 3x इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9, तो 3x, ये 3x का मतलब है दोस्तों 3 इंटू एक्स। आपने पढ़ा है पोलिनोमियल चैप्टर में, तो उसमें जो फैक्टराइजेशन भी की थी, तो 3x का मतलब है 3 इंटू एक्स। तो 3 इंटू एक्स यानी 3 मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड ले जाएंगे दोस्तों तो ये डिवाइड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस, गुना वाली भाग, भाग वाली गुना आपको याद रखनी है। अब दोस्तों दूसरा क्या देखो, यहाँ पे किसी समीकरण के दोनों पक्षों में अ, किसी समीकरण के दोनों पक्षों में कोई राशि जोड़ देने अथवा घटा देने से समीकरण की समानता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो दोस्तों, समझने की कोशिश करना कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में अगर हम कोई राशि जोड़ दें या कोई राशि घटा दें तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, समान रहेगा। यानी दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे x-6 लिख लेता हूँ। अगर मैं दोस्तों दोनों पक्षों में कोई चीज़ गुना करता हूँ, कोई चीज़ प्लस करता हूँ, माइनस गुना कुछ भी करता हूँ चारों में से, तो इस पर टोटल जो इक्वेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं दोनों साइड दोस्तों प्लस -3 करता हूँ, यहाँ भी -3 कर दिया और इस साइड भी दोस्तों -3 कर दिया, तो हम कर सकते हैं दोस्तों दोनों साइड कोई भी एक सेम चीज़ कर सकते हैं। चाहे दोनों साइड -3 कर दो, या दोनों साइड +3 कर दो, या दोनों साइड गुना 3 कर दो, या दोनों साइड डिवाइड 3 कर दो, तो कुछ भी कर सकते हैं। इससे जो है इक्वेशन पहले जैसी ही रहती है, समान रहती है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, -3 करेंगे तो 3 और यहाँ -3 कट गया तो 2x बचा। इस साइड क्या होगा दोस्तों, x -6 और -3 है, -6 और -3 कितना हो गया, -9, तो 2x इज इक्वल टू -9, x -9 आ गया, 2x इज इक्वल टू x -9। तो दोस्तों दोनों साइड हम कुछ भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, और दोनों साइड हम कुछ भी यहाँ पे मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई या माइनस भी कर और डिवाइड भी कर सकते हैं, आपको याद रखना है। जैसे हमने यहाँ पे दोस्तों -x इज इक्वल टू 12 था, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड माइनस का 1 है जो मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, एक्स तो प्लस हो गया लेकिन ये माइनस हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई -12, -12। तो ये आपको याद रखने दोस्तों सभी नियम जो जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, यदि समीकरण के दोनों पक्षों में किसी राशि की गुणा अथवा भाग कर दें तो समीकरण की समानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही है दोस्तों, अगर घटा दें जोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर दोनों पक्षों में किसी सेम राशि को गुणा या भाग कर दें तो भी दोस्तों समीकरण की समानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो समान रहती है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उससे दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 2 - x बटे 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/5 हो तो x की वैल्यू आपको बतानी है, x का मान यहाँ पे क्या होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखो क्या लिखा है, 2 - x डिवाइड में 2x प्लस 7 बराबर है दोस्तों 3/5। तो दोस्तों यहाँ पे सभी क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होती है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अब दोस्तों ये जो 2x प्लस 7 है ये इसके डिवाइड में है, और 5 दोस्तों इसके डिवाइड में है, तो 5 को इस साइड ले जाऊंगा, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आएगा, और ये दोस्तों डिवाइड में, ये भी इस साइड जाके मल्टीप्लाई में आएगा। या आप सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 5 यहाँ पे आएगा दोस्तों 2 - x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 पहले ही था और ये 2x प्लस 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ तो आप तक ये तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 3 को इसके साथ। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे दोस्तों, ये पिछले चैप्टर में आपको बताया था पोलिनोमियल को खोलना। जब दोस्तों 5 इंटू 2 - x है तो इसका मतलब दोस्तों 5 की पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर माइनस रख के x के साथ। तो 5 2 जो दोस्तों 10 होगा,
प्लस माइनस माइनस, और 5x को 5 को x के साथ करेंगे 5x इज इक्वल टू 3 की 2x के साथ करेंगे 3 2 6x, प्लस 3 की 7 के साथ करेंगे 3 7 21, 3 7 21। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, ये आपको जो x वाले हैं वो एक साइड रखने हैं, और बाकी जो यानी x यानी जो वेरिएबल है और कांस्टेंट वाले एक साइड कर देने हैं सभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 6x है उसको इस साइड लेके आएंगे। अब 6x दोस्तों यहाँ पे किसका है, प्लस का है, तो इस साइड आएगा वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। अब दोस्तों जो यहाँ पे क्या है, -5x तो पहले ही है और यहाँ पे बराबर है। अब आप सोच रहे हो कि 10 कहाँ पे गया, 10 को दोस्तों हम दूसरी साइड ले जाएंगे। देखो ये -5x यहीं था, ये 6 प्लस का, तो इस साइड आके माइनस का हो गया। अब इस साइड दोस्तों 21 तो पहले ही था। अब जो ये 10 बचा इसको हम इस साइड ले जाएंगे। अब 10 दोस्तों प्लस का है, इसके आगे कुछ नहीं होता तो प्लस का होता भी, मैंने आपको बताया। तो ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखो दोस्तों ये 5x का ये रहा, 6x इस साइड आ गया, माइनस का हो गया, 21 इस साइड था, प्लस 10 इस साइड था, तो इस साइड आया तो -10 हो गया। तो यहाँ तक दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे देखो, -6x और -5 दोनों दोस्तों टर्म्स माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी, 6 और 5 11, और बड़ा साइन माइनस का है तो -x 11x यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 21 में से 10 माइनस करना है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब दोस्तों जो 11 -11x का मतलब क्या है कि -11 इसके गुना में है, तो जब गुना में होता है तो दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो डिवाइड में चला जाता है। तो -11 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, और इसको काटेंगे दोस्तों, 11 बन जाए 11, तो माइनस का साइन भी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, -1 आ जाएगी। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, -1, और आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आई हुई है, -1 आपकी आई हुई है। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन हमें करना है। और दोस्तों आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, जैसे मैंने ये क्या किया, यहाँ पे जो 6x है उसको इस साइड लेके आ गया, आप 5x को उस साइड ले जा सकते हो और 21 को इस साइड भी लेके आ सकते हो। तो 5x को उस साइड ले जाओगे तो 11x इस साइड बन जाएगा और इस साइड -11 बनेगा, तब भी दोस्तों आपका आंसर -1 ही आएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हो, चाहे x को लेफ्ट हैंड साइड रख लो, चाहे राइट हैंड साइड रख लो, आंसर आपका दोस्तों सेम ही आने वाला है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। किसी पूर्णांक संख्या के 5 गुने के 22 अच्छा 5 गुने के 22 जोड़ने पर 127 प्राप्त होता है, वह संख्या है। देखो दोस्तों ये हमारा सिंपल इक्वेशन थी, और ये वाला जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दोस्तों पहले आपको इक्वेशन बनानी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो दोस्तों एक इक्वेशन बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें क्या लिखा है, किसी पूर्णांक संख्या के 5 गुने के। अब दोस्तों हमें नहीं पता कि वो पूर्णांक संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम उस पूर्णांक संख्या को क्या मान लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे, x या y कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने उसको x मान लिया। अब उस पूर्णांक संख्या के 5 गुने में, 5 गुना का मतलब दोस्तों इसकी 5 के साथ गुना करना। अब इसकी 5 के साथ गुना करूंगा तो अब कितना आएगा दोस्तों, 5x आएगा। तो किसी भी संख्या का 5 गुना करने का मतलब है दोस्तों उसकी 5 के साथ गुना करना। अब 5 के x के साथ गुना करूंगा तो 5x आ गया। अब आगे क्या लिखा दोस्तों, किसी पूर्णांक के 5 गुने के 22 जोड़ने पर, यानी दोस्तों जो पूर्णांक है x, इसके 5 गुने में कितना जोड़ना है, 22 जोड़ना है। तो 5x में अब मुझे 22 जोड़ना है, तो 5x + 5 22 कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे 22 जोड़ना है। और जोड़ने पर जो भी बना वो हमारा 127 प्राप्त होगा। यानी दोस्तों जो ये वैल्यू बनी है हमारी, ये 127 के इक्वल है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, बराबर 127। तो उसने कहा है कि वह संख्या यानी कि वो पूर्णांक संख्या कौन सी, यानी x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ। कोई पूर्णांक था दोस्तों x, उसके 5 गुने में 22 जोड़ने पर हमें 127 मिलता है, यानी कि 5x + 22 करेंगे तो वो 127 के बराबर होगा। तो ये दोस्तों हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन समीकरण बन गई। अब इसे सोल्व करना है और वह संख्या यानी x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 5x + 22 इज इक्वल टू 127 है। तो मैंने आपको कहा दोस्तों x वाली टर्म एक साइड रखनी है और कांस्टेंट है उनको एक साइड भेज देना है। अब यहाँ पे +22 कांस्टेंट है तो इसको हम राइट साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे तो दोस्तों 5x बचेगा, इस साइड 127 पहले ही था, ये +22 इस साइड जाके दोस्तों -22 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखना, 5x इज इक्वल टू 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 2 गए 0, तो ये बनेगा दोस्तों 105। 127 में से 22 माइनस करेंगे तो 105। अब x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ तो 5x है। अब आपको पता है दोस्तों 5x का मतलब 5 गुना x, तो गुना में है तो उस साइड जाके दोस्तों क्या होगा, भाग में, तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो 21 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 21 है दोस्तों वो संख्या जिसके 5 गुने में 22 जोड़ने पर 127 आएगा, जिसके 5 गुने में 22 जोड़ने पर 127 आएगा। आप यहाँ पे कर भी सकते हो, 21 के 5 गुना कर लो,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105। अब इसमें 22 जोड़ दो, तो 22 जोड़ोगे दोस्तों 127 ही आएगा। तो ये मतलब कि एक रिवर्स प्रोसेस है इसको निकालने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सही आपकी जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही यहाँ पे बैठती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको इक्वेशन बना के सोल्व करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे और एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आने लगेगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों 5, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्रमागत संख्याओं वाला। इससे दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन दोस्तों पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है क्रमागत संख्याओं वाला। देखो दोस्तों इसको ध्यान से समझना। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 305 है, तो सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों ये क्रमागत संख्याओं वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो इसने कहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 305 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कितनी दोस्तों? 5 क्रमागत विषम संख्याएं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों क्रमागत का मतलब क्या होता है? अगर इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो कंसेक्यूटिव। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि क्रमागत संख्याएं। अब क्रमागत में भी कौन सी दोस्तों विषम संख्याओं की बात की है? क्रमागत विषम संख्याओं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्रमागत विषम संख्या की बात की है। क्रमागत विषम संख्याएं यानी कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स की बात की है। अब कंसेक्यूटिव ओड नंबर का मतलब है दोस्तों लगातार। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जो एक क्रम में आते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सभी क्या है? क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो कोई भी 5 है दोस्तों जो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका योग 305 है। तो अभी हमें नहीं पता कि वो कौन सी हैं। जैसे दोस्तों अगर हम इनको लेके चले 5 को, 3, 5, 7, 9, 11, तो इनका कुछ ना कुछ सम आएगा। ऐसे ही दोस्तों कुछ क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इन्हीं की लाइन में से आगे से, अब कहीं से भी हो सकती हैं, उनका जोड़ दोस्तों 305 है। उनका जोड़ कितना है? 305 है। तो आपको बतानी है कि उन पांचों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब दोस्तों आपको तो एक भी नहीं पता, तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है? सबसे पहले दोस्तों आपको क्या मानना होता है? अब यहाँ पे दोस्तों विषम भी आ सकता है और सम भी। अब जो मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ ये दोनों के लिए है, चाहे सम हो चाहे विषम हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर मैं सम लिखूंगा तो 2, 4, 6, यहाँ पे 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में कितना अंतर है दोस्तों? 1 और 2, फिर 3 होगा, 3 और 2 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, यानी 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ भी दोस्तों 2 का डिफरेंस है। 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। तो सम हो या विषम हो एक ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या है? सेम है। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक संख्या मान लेनी है x है। अब वो कोई भी हो सकती है, अगर 9, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकती है, 15, 17, कुछ भी, कोई भी एक सम या विषम। अगर विषम की बात करें तो कोई भी सम संख्या हो सकती है, विषम की बात करें तो कोई भी विषम हो सकती है। विषम यानी दोस्तों इवन, तो कोई भी हो सकती है। अगर दोस्तों वो x है तो उससे अगली संख्या कितनी ज़्यादा होगी? उससे 2 ज़्यादा होगी। अगर मैंने 5 लिया तो अगली संख्या क्या होगी? 5 + 2 होगी 7। 6 लिया तो 6 + 2 होगी। x लिया तो अगली संख्या क्या होगी दोस्तों? x + 2 होगी। अगली संख्या क्या होगी? x + 2। अगर उससे अगली संख्या निकालूंगा दोस्तों तो 5, ये 9 है, तो 5 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। 10 है जो इससे अगली संख्या है, तो 6 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो अगली संख्या निकालूंगा, 2 और जोड़ दूंगा, तो इसमें 2 और जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा x + 4। उसके बाद दोस्तों 2 और जोड़ेंगे तो x + 6 हो जाएगा। 2 और जोड़ेंगे तो x + कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या उससे 2 ज़्यादा होगी, जैसे 5 और 2 7। तीसरी संख्या उससे 4 ज़्यादा होगी, 5 और 4 9। चौथी संख्या उससे मतलब कि 6 ज़्यादा होगी, 5 और 6 11। फिर 8 ज़्यादा होगी, 5 और 8 13। तो जब भी दोस्तों डिफरेंस सेम हो, जैसे सम और विषम में 2-2 का डिफरेंस है, तो सम में भी दोस्तों यही नंबर आपको मानने हैं और विषम में भी। अब दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि इन कंसेक्यूटिव नंबर का जो सम है वो 305 है। तो इक्वेशन तो दोस्तों क्वेश्चन में दी हुई है, इनका सम बोला है किस किस का? x का, फिर कौन सी है? x + 2 है, फिर कौन सी है? x + 4 है, उसके बाद कौन सी है दोस्तों? x + 6 है, उसके बाद कौन सी है दोस्तों? x + 8 है। तो इनको जोड़ने के बाद कितना बनता है दोस्तों? 305 बनता है। कितना बनता है? 305। अब आपसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे बतानी है। एक बार मैं देख लेता हूँ, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, x + 2, और यहाँ पे दोस्तों x + 4, फिर यहाँ पे दोस्तों x + 6, और यहाँ पे दोस्तों x + 8, जो कि किसके इक्वल था दोस्तों? 305 के। अब यहाँ पे x दोस्तों कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, और 5 के 5 बार दोस्तों प्लस में है, तो 5 बार प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा दोस्तों? 5x बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2 है, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, तो ये भी ऐड हो जाएंगे दोस्तों, 20 बन जाएंगे।
और जो कि किसके इक्वल है दोस्तों 305 के 305 के। तो आपके सामने दोस्तों एक इक्वेशन बन गई 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 305। अब दोस्तों हम क्या करेंगे 5x इज इक्वल टू 305 माइनस 20 कर देंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि अभी आपको बताया था ये प्लस का 20 है तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 305 माइनस 20। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 5x की आपको वैल्यू निकालनी है तो 305 में से 20 माइनस कर देंगे, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, और फिर 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, और फिर यहाँ पे 2। तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 285 आएगी। 5x की वैल्यू 285, x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 285 बटे 5, 285 बटे 5 यानी क्या आएगा दोस्तों 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। तो x की वैल्यू दोस्तों आपके सामने कितनी आएगी 7 आएगी। x की वैल्यू 7 आएगी, लेकिन हमें तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो कि x प्लस 8। तो x प्लस 8 की दोस्तों आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है x प्लस 8 की। तो अगर x की सॉरी यहाँ पे 57 आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 57 यानी कि 57। तो x प्लस 8 कितना होगा x प्लस 8, x की जगह 57 रखेंगे तो 57 प्लस 8 हो जाएगा। तो 57 प्लस 8 तो दोस्तों कितना होता है 8 और 7, 8 और 7 यहाँ पे कितने होंगे 15, और फिर यहाँ पे 6 तो 65 होते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 65। अगर हम दोस्तों सभी संख्या निकालें जो क्रमागत विषम थी वो कौन कौन सी होगी, सबसे छोटी 57 जो आई है, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 59, फिर 2 जोड़ेंगे 61, फिर 2 जोड़ेंगे 63, फिर 2 जोड़ेंगे 65। तो ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं दोस्तों जिनका जोड़ कितना है आपका 305 है। तो ये 57, 59, 61, 63, 65। अगर बड़ी पूछेगा तो 65 हो जाएगी, छोटी पूछेगा तो 57 हो जाएगी, बीच वाली संख्या पूछेंगे तो फिर 61। तो क्वेश्चन में आपको देखना है दोस्तों क्या पूछा गया है। तो बड़ी संख्या पूछी गई थी तो यहाँ पे 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 65 दोस्तों ऑप्शन में भी है डी, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अब दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, ये भी दोस्तों स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या में दहाई के अंक स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 6 गुना है। यदि अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या व पुरानी संख्या में अंतर 45 हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, तो समझने की कोशिश करनी है। तो देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या है, यानी एक संख्या जिसमें 2 अंक है, 1 और 1 2। तो ये 2 अंक है, हमें नहीं पता क्या है, तो हमने मान लिया कुछ भी। ये एक इकाई का अंक है दोस्तों जिसको हम वंस प्लेस कहते हैं, ये टेंस प्लेस है, दहाई का अंक है। इसमें क्या कहा है दोस्तों कि दहाई के 2 अंकों की संख्या में दहाई के अंक का स्थान, दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 6 गुना है। अब इसने क्या कहा दोस्तों, जो दहाई वाला अंक है यानी यहाँ पे कोई अंक आएगा वो इस इकाई के अंक का 6 गुना है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे कुछ भी मानेंगे तो उसका 6 गुना ये हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको x मानता हूँ, इसको क्या मानता हूँ x मानता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 2 अंकों की संख्या की एक संख्या में दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 6 गुना है। यानी जो दहाई के स्थान का टेंस प्लेस वाला जो नंबर है वो वंस प्लेस वाले नंबर से 6 टाइम्स है, तो 6x हो जाएगा। अब यदि अंकों को बदल दिया जाए, अब दोस्तों हम इन अंकों को बदल देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं x कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं 6x कर देते हैं। यानी वंस प्लेस पे 6x और टेंस प्लेस पे क्या हो गया x हो गया। तो बदल दिया जाए तो नई संख्या में पुरानी संख्या में अंतर 45 का होगा। तो दोस्तों जो नई और पुरानी संख्या बनेगी उसमें कितने का डिफरेंस होगा 45 का डिफरेंस होगा। तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। मान लो मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा 56। क्या लिखा दोस्तों 56। तो 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोस्तों कौन से नंबर पे है दहाई पे है तो 5 × 10 प्लस ये दोस्तों इकाई पे है वंस पे तो 6 × 1, तो 5 10 जा 50 प्लस 6 1 जा 6, तो तभी तो बनेगा दोस्तों 56। यानी 56 को मैं लिख सकता हूँ 50 + 6, और 50 + 6 भी ये 1 पे है तो 6 × 1, और 5 10 पे तो 5 × 10th प्लेस पे है, दहाई पे तो 5 × 10। अब इस नंबर को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, एक और एग्जांपल दे देता हूँ पहले। जैसे यहाँ पे 96 है, तो 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 + 6, इकाई वाले स्थान को 1 के साथ गुना करूंगा 6 × 6, और जो दहाई वाले स्थान पे उसको 10 के साथ गुना करूंगा, तो 9 × 10 + 6 × 1, ये हमारा दोस्तों 96 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है 6x और x है, इकाई का स्थान 6x है, दहाई का कितना है, सॉरी इकाई का x है और दहाई का क्या है यहाँ पे 6x है, वंस प्लेस पे x, टेंस पे 6x। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा फिर 6x × 10 प्लस x × 1 लिखूंगा, ये संख्या बनेगी जो कि किसके इक्वल है। देखो दोस्तों इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 60, 60x प्लस x,
जो कि कितना है दोस्तों 60 और एक कितना होता है 61x आ गया। तो पहली संख्या है हमारी 61x, पहली संख्या कितनी आ गई हमारी 61x आ गई। अब दूसरी संख्या निकालनी है ये वाली। अब दूसरी क्या है दोस्तों, टेंस पे क्या है दोस्तों x है तो x इंटू 10 करेंगे, प्लस वंस पे क्या है 6x है तो 6x इंटू 1 करेंगे, 6x इंटू 1। तो x इंटू 10 करेंगे दोस्तों कितना होता है 10x होता है। 6x को 1 के साथ करेंगे कितना होगा 6x होगा। तो 10 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों 16 होगा। तो 16x आ गया, कितना आ गया दोस्तों 16x। तो पहला नंबर आया था दोस्तों 61x, दूसरा नंबर कितना आ गया 16x आ गया। अब क्या कहा गया दोस्तों, इनका डिफरेंस है जो 45 है, इनका डिफरेंस 45 है। तो 61x माइनस 16x, इसको डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 45 आएंगे। डिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। तो डिफरेंस आ गया 45। अब 61 में से 16 घटा दो तो 11 में से 6 गए 5 और 5 में से गया 4। तो 45x इज इक्वल टू 45 आ गया। 45x की वैल्यू 45 है, x की वैल्यू निकालनी है तो 45 गुना में है तो इस साइड जाके कहा क्या हो जाएगा दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा। तो 45 एकम 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो क्या इसका 1 आंसर है दोस्तों, 1 आंसर नहीं होगा। हमें से क्या पूछा गया है कि वह संख्या क्या है, ये वाली संख्या हमें निकालनी थी। तो ये संख्या क्या है दोस्तों 6x और 1 है, यानी कि 10 से डिजिट तो इसका 6x है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6x है, और जो 1 डिजिट है वो हमारा क्या है दोस्तों x है। तो 10 और 1, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रखूंगा। और 6x, अगर x की वैल्यू 1 है तो 6x यानी 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स यानी 6 इंटू 1 तो कितना होगा 6 होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 6। तो आपका जो नंबर बना वो बना 61 यानी कि 61 बना, क्या बना 61। और अगर दूसरा नंबर निकालना है इनको पलट के तो पलट के क्या बनेगा 16 बनेगा, पलट के बनेगा 16। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया था वह संख्या क्या है, वह संख्या नहीं पहले वाली संख्या आपको बतानी थी, वो कितनी आ गई 61 आ गई। तो 61 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कोई मतलब मुश्किल नहीं है, आपको क्या पता होना चाहिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए जैसे 47 है, 47 को हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 7, 40 प्लस 7। लेकिन हमें तो सिर्फ दो डिजिट पता है 4 और 7। तो 4 और 7 के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, 7 दोस्तों वंस प्लेस पे इकाई पे है तो 7 इंटू 1, प्लस 4 दहाई के स्थान पे है तो 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, 7 और 40 इनको जोड़ के बना 47। तो यहाँ पे भी दोस्तों इसने कहा था कि दो नंबर हैं, यहाँ पे जो नंबर है टेंस वाला वो इससे 6 टाइम्स है, यानी अगर ये x है तो ये 6x हो जाएगा। फिर हमने इसकी वैल्यू निकाल के देखी कैसे, 6x को करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई क्योंकि 10th पे है, x को करेंगे 1 के साथ क्योंकि 1 पे है। तो 6 10 जा 60x प्लस 1x, तो ये बना था 61x। तो ये जो भी नंबर होगा दोस्तों उसकी वैल्यू 61x आई थी। सिमिलरली हमने दूसरा निकाला था उसकी वैल्यू 16x आई थी। क्वेश्चन में दिया हुआ था इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना बना 45x जो कि 45 के इक्वल था। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आने पे यहाँ पे हमने यहाँ पे भर दी। तो 61x था पहला नंबर तो डायरेक्ट यहाँ पे भी भर सकते हैं हम। तो 61 इंटू 1 करेंगे तो भी 61 आएगा, या इसको निकालना है तो 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 आएगा। तो पहला नंबर 61, दूसरा 16 यानी 16। तो इस प्रकार भी दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक है दोस्तों आयु वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एज वाला क्वेश्चन भी दोस्तों आने की संभावना है आपके एग्जाम में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दोस्तों बस कुछ नहीं, एक तो इक्वेशन को सोल्व करना और दूसरा इक्वेशन मतलब स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीजें आ गई दोस्तों फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में और बाकी चैप्टर्स में भी जिनमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना दोस्तों, एग्जाम्पल को देखो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, मीरा की माँ की आयु मीरा की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु उसकी उस समय की आयु की 3 गुनी होगी। मीरा तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बार बार मीरा और इसकी आयु लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, एक एक लाइन को अच्छे से समझना है और फिर यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, मीरा की आयु से 4 गुनी है। तो जो मीरा की माता जी है उनकी उम्र है जो वो मीरा की उम्र से यानी कि मीरा की एज से 4 गुनी है। तो सबसे पहले हम मीरा की एज यहाँ पे मान लेंगे, किसकी उम्र मान लेंगे, मीरा की आयु मान लेंगे। तो मीरा की आयु तो हमें पता ही नहीं है तो हम क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। तो जब कोई चीज़ नहीं पता है तो हमें एक्स मान के चलनी है। तो मीरा की उम्र कितनी होगी एक्स वर्ष। अब जो मीरा की माता जी है उनकी माँ है उनकी उम्र कितनी है, मीरा की उम्र से 4 गुनी है, यानी जितनी भी उम्र किसकी है मीरा की है उसके 4 गुना कर दो, वो किसकी उम्र आ जाएगी उसकी माता जी की। अगर मीरा 16 साल की है तो उसकी माता जी 16 चौके 64 साल की होगी। अगर मीरा 10 साल की है तो उसकी माता जी 10 चौके 40 साल की होगी। तो अगर यहाँ पे मीरा की माता जी की आयु निकालनी है, मीरा की
माँ की आयु यहाँ पे निकालनी है तो इसका 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना एक्स हो जाएगी, यानी कि 4x वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा उसका? 4x ईयर आ जाएगा। तो यहाँ पे मीरा की और मीरा की माता जी की हमारे पास कौन सी आयु आ गई? वर्तमान, यानी कि जो अब उनकी आयु है। लेकिन इसने क्या कहा दोस्तों? 5 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद, तो 5 साल बाद क्या होगा? उसकी माँ की उम्र है जो, उसकी यानी कि मीरा की आयु की 3 गुनी होगी। अब यहाँ पे देखो, ये तो वर्तमान आयु है, 5 साल बाद की बात करते हैं। तो जब हम करेंगे दोस्तों 5 वर्ष बाद की बात, 5 वर्ष बाद, तो ध्यान से समझना दोस्तों, अगर अब आपकी उम्र दोस्तों कितनी है? मान लो अब आपकी उम्र 12 साल है, तो 5 साल बाद दोस्तों आपकी उम्र कितनी होगी? आप क्या करोगे? 5 में 12 में 15 जो 5 जोड़ोगे 17 होगी। अगर आप में से किसी की उम्र 14 है, 14 साल है, और मैं पूछता हूँ 6 साल बाद आपकी कितनी उम्र होगी, तो आप क्या करोगे? 6 जोड़ोगे, तो 6 साल बाद निकालने तो 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 14 और 6 20 साल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 साल। अब दोस्तों 5 साल बाद हमें किसकी उम्र निकालनी है? मीरा की। मीरा की आयु कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो अब किस उम्र में 5 जोड़ दो, तो उसकी 5 साल की बाद की उम्र आ जाएगी। अब की उम्र कितनी है मीरा की? x है। अब की उम्र, वर्तमान आयु कितनी है? x है। तो 5 साल बाद कितनी होगी दोस्तों? x + 5 होगी। उसी प्रकार मीरा की माँ की आयु, मीरा की माता जी की आयु आपको निकालनी है। अब दोस्तों 5 साल बाद निकालनी है। अब कितनी है? 4x है। मीरा की माताजी की आयु अब कितनी है? 4x है। 5 साल बाद यानी 5 बढ़ जाएगी, तो 4x में कितनी ऐड हो जाएगी? 5 ऐड हो जाएगी। तो 5 साल बाद कितनी होगी? मीरा की आयु होगी x + 5 और मीरा की माँ की आयु होगी 4x + 5। अब यहीं से दोस्तों खेल स्टार्ट है। अब इसने इन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है कितना? इसने कहा है कि 5 साल बाद उसकी माँ की आयु, यानी कि जो 4x + 5 है, ये वाली आयु है जो, वो क्या होगी? उसकी आयु, यानी कि उसकी मीरा की आयु से 3 गुना होगी। जो ये वाली आयु है दोस्तों, ये वाली, ये क्या होगी? इस मीरा की आयु की 3 गुनी होगी। यानी 4x + 5 है जो, वो 3 गुना होगा किसकी? 5x + 5 की। जो मीरा की माँ की आयु है 4x + 5 है, ये मीरा की आयु x + 5 की 3 गुना होगी। तो हमारे पास दोस्तों इसी से क्या बनेगी? इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको मानना है, फिर यहाँ पे दोस्तों ये तो बाद वाली कंडीशन देगा, ये पहले वाली, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। तो 4x + 5, 3 को x के साथ करेंगे 3x, 3 को 5 के साथ करेंगे 3 × 5 = 15। x 3x दोस्तों प्लस का है, इस साइड लेके आ जाएंगे माइनस का हो जाएगा। 5x प्लस का है, दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, सॉरी माइनस हो गया, क्योंकि प्लस का था, ये प्लस का था, इस साइड लेके माइनस हो गया। अब ये 4x है या -3x है, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे x, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 वर्ष आ गई। कितनी आ गई? 10 वर्ष। तो इसने कहा है मीरा तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु तो कितनी है मीरा की? x है, और उसकी माँ की कितनी है? 4x है। तो मीरा की वर्तमान आयु x है, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई? 10 आ गई। तो यहाँ पे मीरा की आयु आ गई 10 वर्ष, और इसकी माँ की निकालनी है। तो इसकी माता जी की आयु कितनी है? 4x है। तो 4x यानी 4 गुना x, और 4 गुना x यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 10। तो 4 गुना 10 कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। तो 40 साल होगी उसकी माता जी की आयु, और उसकी आयु होगी 10 वर्ष। तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों, आयु वाले प्रश्न में आपको एक रिलेशन दिया होगा कि उस फलाने की आयु की इतनी गुनी है, या आधी है, या इतनी है, जो भी दिया होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले की आयु मान लेनी है। इसकी x है, तो जितनी भी गुनी होगी उतनी गुनी कर देनी। 3 गुनी है तो 3x, 2 गुनी है तो 2x, 4 है तो 4x, 10 है तो 10x। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन दी होगी कि 5 साल बाद, या 3 साल पहले, या 2 साल बाद, या 10 साल पहले, इस टाइप से आपको कोई कंडीशन दी होगी। तो अगर दोस्तों यहाँ पे बाद दी हुई, तो आपको पता है दोस्तों 5 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी? 5 बढ़ेगी तो प्लस करना है। लेकिन अगर 5 साल पहले ही पूछते, अब आपकी 12 साल उम्र है, अगर आपसे पूछते कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी? 12 में से 5 माइनस कर दो, 7 वर्ष के थे आप। तो अगर पहले का पूछेगा तो माइनस करनी है, बाद की पूछेंगे तो प्लस करनी है। तो यहाँ पे बाद की कहा था तो हमने प्लस कर दी। अब 5 साल बाद दोनों की उम्र निकाली है। इसकी x थी तो 5 साल बाद x + 5, इसकी माता जी की 4x थी तो इसकी 4x + 5, दोनों की उम्र निकल गई। अब इनमें इसने रिलेशन दे दिया कि जो 5 साल बाद इसकी माता जी की आयु होगी, वो मीरा की आयु की 3 गुना होगी। तो यानी कि जो 4x + 5 है, ये 3 गुना है किसका? x + 5 का, तो 3 गुना कर दिया। इससे बन गई इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सोल्व करने से दोस्तों आपके पास क्या आ गया? x क्या माना था? मीरा की आयु, तो मीरा की आयु आ गई 10 वर्ष, और उसकी मीरा की माँ की आयु 4x थी, तो 4 गुना x कर दो, यानी 4 गुना 10 कर दो, 40 वर्ष। तो दोनों की आयु आपकी निकल जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों ये आयु वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्रमागत संख्याओं वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों आपको अच्छे से करने हैं, और जो ये अंकों वाला है, ये भी दोस्तों आपको करना है।
वैसे आने के कम चांसेस है, लेकिन कुछ नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको करना है। जितने ज़्यादा दोस्तों आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका ही फ़ायदा होगा। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे वो सीधा आपको सोल्व करने को बोले, चाहे स्टेटमेंट वाला हो। तो दोस्तों हमारे मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट भी बता दिया और कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे सोल्व करवा दिए। यहाँ पे 5 एग्जाम्पल करवा दिए। बाकी के दोस्तों जो क्वेश्चन बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।